हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है प्यारे प्यारे व्यूअर्स का। आज है सैटरडे, एक स्पेशल क्लास करूंगा और सच में ये लाइफ चेंजिंग क्लास होगी आपकी इंग्लिश में एरर करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेकर के। आज कॉन्सेप्ट तो सिखाऊंगा ही आपको, चलो कॉन्सेप्ट तो हर टीचर सिखा रहा है, इसमें ये रूल लगेगा, फलाना ये ढिमकाना ये। आज मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ कर रहे हो एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो गलती आप ये कर रहे हो, 100 क्वेश्चंस अगर आप एरर के करते हो जिसमें से 50 क्वेश्चन सही होते हैं और 50 गलत होते हैं, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर लेते हो और एनालाइज करके उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको लगता है आपने सीख लिया। लेकिन जब यही क्वेश्चंस एक साल बाद किसी और एग्जाम में आते हैं और जब नाम बदल जाता है, जगह बदल जाती है, कॉन्सेप्ट वही होता है, तब आप इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को जो आपने सीखे थे अप्लाई नहीं कर पाते हो। ऐसा ही हो रहा है ना। और इसका रिजल्ट पता है क्या है? बड़ा शर्मनाक रिजल्ट है इसका। 2-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए बैंक एसएससी की, 10 क्वेश्चन एरर के दे दिए जाते हैं जिसमें से 4 भी नहीं आते हैं ठीक से। ये इसका रिजल्ट है। तो ये जो है ना गलत तरीका, इसको आज से आपको छोड़ना है। ये लूजर्स वाला काम बंद कर देना है। 100 रूल पढ़ूंगा ग्रामर के, 50 रूल सीखूंगा, उस मैडम का बैच, उस फलाने सर का, कुछ नहीं पढ़ा इनमें। सिंपल सा तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको कर लो फॉलो। तरीका सर ये है, आपको हर सेंटेंस को करना है ब्रेक। दिमाग में ब्रेक करना नहीं आता तो क्लासेस ले रहा हूँ, सीख लो, सिखाने के लिए ले रहा हूँ मैं। ब्रेक करके 10 में से 6 जगह एरर्स खुद बताएंगी हम कहाँ रखी हुई हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? 60% क्वेश्चंस ब्रेक करके दिमाग में सॉल्व हो रहे हैं आपके, अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो जब उनको सीधे सीधे सॉल्व करना है ब्रेक करके, तो वैसे ही कर लो ना। और बाकी के बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस हैं वो होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। और इसके लिए 100 ग्रामर रूल नहीं पढ़ने हैं, इसके लिए आपको पूरी ग्रामर को सिस्टमेटिकली पढ़ना है। और ये आपको पढ़ा दी गई है चैनल के होम पेज पे, रखी हुई है यहाँ पे, सभी के लिए फ्री है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 2 मिनट आपके मैंने जरूर लिए, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो सकती है अगर इंग्लिश को आप गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ इस प्लेलिस्ट से, हर 2 महीने से रिवाइज करो। आज तक मैं भी कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, मैं भी रिवाइज करता हूँ अपने नोट्स, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस यही तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। शुरू करें, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहले तो इसको एक सिंपल माइंड से पढ़ने की कोशिश करो क्या कह रहा है। एरर दिखती है तो निकाल दो, नहीं तो फिर इसको ब्रेक करके इसके एरर को ढूंढेंगे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर अ मास ऑफ रगेड हिल्स कट डीप विद नैरो गॉर्जेस विद इन विच इवन द बिगेस्ट रिवर्स आर कन्फाइंड। चलो, कह रहा है जी जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है ना, जो ग्रेटर पार्ट है इन सभी कंट्रीज़ का, इन सभी देशों का, वो पार्ट क्या है? कई सारे देश हैं तो इनके पार्ट हैं एक मास, एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। और ये मास है रगेड हिल्स का, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों का। रगेड मतलब कटे छटे, ऊबड़ खाबड़। और ये कौन से पहाड़ हैं? जो कट डीप हैं। अब कट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, पहाड़ों के बारे में बता रहा है। कट 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 V1 V2 V3 सेम रहती है। ये वही पहाड़ है जो अंदर तक कटे हुए हैं, और कैसे? बहुत ही संकरी खाइयों के साथ, नैरो गॉर्जेस के साथ। हर पहाड़ में आपको खाइयाँ मिलेंगी। कह रहे हैं जिनके अंदर विद इन विच, यहाँ तक कि सबसे बड़ी जो नदियाँ हैं वो भी सीमित हो गई हैं, कन्फाइंड हो गई हैं, उन खाइयों से बाहर नहीं निकल रही हैं। अच्छा सेंटेंस है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। थोड़ा सा आपको वर्ड्स है ना इसमें फंसा दिया है इसने। ब्रेक करें इसको। देखिए, द ग्रेटर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, पार्ट यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है कंट्रीज, दीज एक एडजेक्टिव है, इस कंट्रीज नाम के नाउन को, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। आर बन गई सब्जेक्ट की वर्ब। ऐसे कैसे बन जाएगी? सब्जेक्ट है पार्ट, सब्जेक्ट है पार्ट, पार्ट है सिंगुलर, पार्ट सिंगुलर, तो वर्ब कैसे प्लूरल हो जाएगी? यहाँ पे आएगा इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए। ढंग से फॉलो करो, एक बार ग्रामर पूरी कर लो, फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। 100 रूल सीखने में ग्रामर के, 50 रूल यहाँ से सीख लूँगा, कुछ नहीं पड़ा उसमें। ये लूजर वाली लाइफ छोड़ करके लाइक ए किंग एग्जाम को अप्रोच करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे अपने लेवल को उतना ही बेहतर बना सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रिफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने टेस्टबुक.com के पास लेने थे लेकिन सेल को मिस कर दिया, 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 1 ईयर वैलिडिटी वाला आपको 269 में मिल रहा है। 60,000 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। 670 एग्जाम्स कवर्ड है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स। किसी का अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पास में सबका सिंगल पास में तैयारी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पास का लिंक रखा है, इस पर क्लिक करें, 299 में आपको पास दिखाएगा। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगाना ना भूलें, YT10। जैसे ही कोड इस्तेमाल करेंगे 299 वाला पास आपको 269 में मिलने लगेगा। चलिए, अगर पास लेना चाहते हैं दिस इज द राइट टाइम। चलिए, कह रहा है जी हार्डली, प्रिंस,
Andrew had gone when the study door opened quickly, and the stern figure of the old man in white dressing gown looked out. हार्डली का मतलब है अभी हुआ ही था ऐसा, अभी ये काम बड़ा मुश्किल से हुआ ही था, है ना। कह रहा है अभी जो प्रिंस एंड्रू है वो गया ही था। हार्डली प्रिंस एंड्रू हैड गॉन। और कब गया था? जब स्टडी का डोर जो है वो खुल गया, उसके जो लाइब्रेरी है उसका दरवाज़ा खुल गया। और कैसे खुला? क्विकली, बहुत तेज़ी से खुला। और साथ में क्या हुआ? एक स्टर्न फिगर निकली ओल्ड मैन की। स्टर्न का मतलब है बड़ी कड़ी, है ना, स्टर्न, कड़ापन वाला। और फिगर का मतलब होता है ढांचा। एक बड़ा ही कड़ा सा ढांचा निकला एक ओल्ड मैन का, जो था वाइट ड्रेसिंग गाउन में। उसने लुक्ड आउट किया, उसने बाहर देखा उस दरवाजे से। तो अभी प्रिंस एंड्रू अभी निकले ही थे वहाँ से, अभी वो निकले ही थे कि तभी जो है उनकी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा उसमें से बाहर निकला वाइट ड्रेसिंग पहनते हुए, और उसने बाहर देखा, मतलब लुक्ड आउट किया। चलो जी ब्रेक करते हैं। हार्डली है नेगेटिव एडवर्ब, सेंटेंस की बिगनिंग में आ रही है। जैसे ही ब्रेक करने जाएगा ना दिमाग, इसकी तरफ ध्यान जाएगा और कोई रूल दिमाग में ट्रिगर हो जाना चाहिए नेगेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ। रूल क्या है? कॉन्सेप्ट है, करवाया हुआ आपको अच्छे से। चलो, नेगेटिव एडवर्ब है प्रिंस एंड्रू, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। वर्ब एन की हैड गॉन, ये अभी गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस में V3। व्हेन कंजंक्शन है, एक नया सब्जेक्ट लेगी, नया सब्जेक्ट है स्टडी डोर, लाइब्रेरी का दरवाज़ा, सब्जेक्ट नंबर 2। इसकी वर्ब है ओपनड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 बना के रखी हुई है। क्विकली एडवर्ब है, इस ओपन नाम की वर्ब के बारे में बता रही है, दरवाज़ा तेज़ी से खुला। एंड कंजंक्शन है, अब आएगा सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 3 है फिगर, ढांचा। स्टर्न एक एडजेक्टिव है, इस फिगर के बारे में बता रहा है, बहुत ही कड़ा सा ढांचा था। और ढांचा था ओल्ड मैन का, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ओल्ड मैन। ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, मैन यहाँ पे नाउन। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वाइट ड्रेसिंग गाउन, हरे सफ़ेद रंग की ड्रेस वाला गाउन, वाइट ड्रेसिंग गाउन। इसकी वर्ब है सब्जेक्ट नंबर 3 की, ओल्ड मैन की जो है, अब फिगर की वर्ब है लुक्ड आउट, वर्ब नंबर 3। तो इस तरीके से दिमाग में आपको ब्रेक करना है, सिखाया हुआ आपको बहुत अच्छे से ग्रामर सीरीज में भी। अब निकालते हैं एरर। देखो, आपने शुरू में जैसे इसको ब्रेक करना शुरू किया ना, तो नेगेटिव एडवर्ब आपने देखी, और नेगेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो बेसिक्स में आपने सीखा है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सभी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये शुरू में आएंगी ना, सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगी, तो ये सेंटेंस को इन्वर्ट करवा देंगी। और इन्वर्जन आप अच्छे से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। भाई नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आ गई, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, ये शुरू में आ गई। तो जैसे ये शुरू में आएंगी, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी। सेंटेंस में इन्वर्जन कोज करती हैं ये सभी नेगेटिव एडवर्ब्स, अपनी तरफ रीडर का ध्यान खींचने के लिए। अब ये देख लो, इसमें हार्डली, बेयरली, स्केर्सली सारी की सारी आ चुकी हैं। और हार्डली के साथ में आप व्हेन या बिफोर लगाते हैं जब भी आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैड हार्डली फिनिश्ड क्लीनिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, हमने क्लीनिंग को, सफाई को अभी फिनिश ही किया था, हार्डली फिनिश ही हुआ था सफाई का काम, जब हमारे गेस्ट आ गए, जब हमारे मेहमान आ गए। सेंटेंस के बीच में हार्डली रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी हार्डली को अगर शुरू में रखना हो तो भैया सेंटेंस को बदलना पड़ेगा। वी हैड नहीं लिखेंगे, फिर हैड वी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, 21 नंबर पार्ट है बेसिक्स ग्रामर का, 21 नंबर पार्ट में कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, साथ में कंजंक्शन यूज होगी व्हेन। अगर ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, तो शुरू में आ चुकी है हार्डली, व्हेन का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, बाकी सब चीज़ें भी सही हैं, बस प्रिंस एंड्रू जो है इसके पहले हैड आना चाहिए। एरर पड़ी है इस पार्ट में। बात आ गई समझ में? हैड को एंड्रू से पहले लगा दो, फिर प्रिंस एंड्रू लिखो, फिर गोन लिखो, इस हार्डली की वजह से। चलो बढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस पे, दिमाग में ब्रेक कर लो। मिल जाए एरर तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट। वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पैसिव वॉइस में कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस लग गया, कैन आ रही है मॉडल वर्ब, नॉट आ रही है एडवर्ब। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। और किस चीज़ को लेकर के? इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को लेकर के। ट्रस्ट के साथ में विद प्रीपोजिशन फिक्स है, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। मैं आपको मेरी ज़िंदगी जितना ट्रस्ट करता हूँ, मतलब आपके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी जो है, मतलब मेरी ज़िंदगी जो है ना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। तो जब भी किसी चीज़ को ट्रस्ट करो किसी आदमी पे, और उस पर कोई चीज़ को छोड़ दो ट्रस्ट करके, तो विद लगा के प्रेपोजिशन के साथ बताया जाता है। तो इस बंदे पे कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस के साथ में, या इन्फॉर्मेशंस को लेकर के, अदरवाइज नहीं तो
अदरवाइज नहीं तो मैंने उसको बना लिया होता, आई वुड हैव मेड, बना लिया होता उस आदमी को मेरा असिस्टेंट, मेरा सेक्रेटरी। आगे बात समझ में, अदरवाइज कंजंक्शन है, यहाँ पे नया सब्जेक्ट लेगी। अब गलती कहाँ है, देखो ये ट्रिगर वर्ड मिल गया इसमें, आप इसको ब्रेक कर लोगे तो भी इजी हो जाएगा। ही की वर्ब है, सब्जेक्ट है ही, कैन नॉट बी ट्रस्टेड इसकी वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, इंफॉर्मेशंस नाम का नाउन इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल बना रखा है इस केस में, इंपॉर्टेंट और सीक्रेट दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अदरवाइज कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है आई, इसकी वर्ब है वुड हैव मेड, वुड हैव V3, कुड हैव V3, शुड हैव V3, ऐसा होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, याद है ना। इसकी वर्ब है वुड हैव V3, वुड हैव मेड। हिम जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और माई असिस्टेंट है इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर ज़्यादा घुसेंगे नहीं, चलो समझा देता हूँ खाली। जब कोई ऑब्जेक्ट को कोई दूसरी चीज़ डिफाइन करे तो वो दूसरी चीज़ जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। जैसे आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, तो यू तो कंसीडर का ऑब्जेक्ट है और माई फ्रेंड इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वी फाउंड हिम डेड, तो यहाँ पे डेड जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा हिम नाम के ऑब्जेक्ट के लिए। थोड़ा डिटेल्ड है, एडवांस्ड है, कोई बात नहीं। चलो अब इसे ब्रेक कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ट्रिगर वर्ड आपको सीधे ही यहाँ मिल गया सर, इंफॉर्मेशंस। ये वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं होता, ब्रेक करते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। इस वर्ड की दिक्कत ये है कि ये उन वर्ड्स में से एक है जो दिखते तो काउंटेबल हैं लेकिन होते अनकाउंटेबल हैं। ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना, स्पाईवेयर, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, एविडेंस, लेजिस्लेशन, इंफॉर्मेशन एंड क्लॉथ। ये सारे नाउन्स जो हैं काउंटेबल नहीं हैं। दिखने में लगता है 1 इंफॉर्मेशन, 5 इंफॉर्मेशन, 10 रिसर्च, 2 एविडेंस, 3 फर्नीचर, 4 सॉफ्टवेयर, लेकिन दीज कैन नॉट बी काउंटेड। तो अगर आपके पास ऐसे नाउन्स आ जाएं प्लूरल में तो उनको क्या करना है, उनको सिंगुलर बनाना है। और अगर उनको काउंट करना है तो काउंट करने के लिए उनके बाद लगाना है पीसीज ऑफ। द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स, गरीब बच्चे के पास सिर्फ 2 ब्रेड्स थी। ब्रेड्स को काउंट नहीं कर सकते हो, एस पीछे से निकाल दो। ब्रेड एक मटेरियल है, जो बच्चे के पास था वो था ब्रेड का टुकड़ा या पीस, तो मैं लिखूंगा 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। अगर 2 लिखा ही नहीं हुआ तो फिर सिर्फ ब्रेड लिख करके छोड़ दो, ब्रेड अनकाउंटेबल है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 आया ना, 2 आया, इस वजह से मुझे पीसेस ऑफ लगा करके 2 को जस्टिफाई करना पड़ा। वैसे ही द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर, स्टूडेंट ने कुछ कागज़ मांगा एग्जामिनर से, तो उसने कागज़ नहीं मांगा, उसने कागज़ के टुकड़े मांगे। कागज़ तो किलो में होता है, 10 किलो कागज़, 50 किलो कागज़, 100 किलो कागज़, कागज़ के टुकड़े मांगे, शीट्स मांगी। तो आस्क्ड फॉर सम पीसेस या शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, एस निकाल दो, पेपर के पेपर का जो है एस यहाँ से निकाल देना है, बस वही तो यहाँ हुआ है, यहाँ भी तो वही हुआ है। अदर यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस लिखा है, इसको निकाल दो, तो ये इंफॉर्मेशन आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट के साथ में इससे पहले लिखा होता सम, विद सम इंपॉर्टेंट, या सम छोड़ो, इसके पहले लिखा होता 5 या 10 लिखा होता, या वेरियस लिखा होता। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, मान लीजिए यहां से निकाल दो इंपॉर्टेंट को और यहां लिख दो वेरियस। उस केस में इंफॉर्मेशन का एस तो आप निकाल ही देते, लेकिन वेरियस को जस्टिफाई करना पड़ता क्योंकि वेरियस आता है प्लूरल नाउन्स के साथ और ये तो अनकाउंटेबल है। तब आपको क्या करना पड़ता, वेरियस पीसेज ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। आ रही है ना बात समझ में। तो पीसेज ऑफ तब लगाना है जब वेरियस 2, 3, 4, जब कोई ऐसा डिटर्मिनर आ जाए जो कि प्लूरल नाउन के साथ जस्टिफाई होता हो, है ना, तो उनके साथ में पीसेज ऑफ लगाना जरूरी होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ही इज रनिंग एट टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड। वो रन कर रहा है एक टेम्परेचर को। रनिंग अ टेम्परेचर एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बुखार होना। व्हेन यू आर रनिंग अ टेम्परेचर इसका मतलब है आप में बुखार है। तो ही इज रनिंग अ टेम्परेचर मतलब उसको बुखार है। ठीक है, ये एक फ्रेज है, याद रखें इंग्लिश में, रन अ टेम्परेचर। तो वो बुखार में है या ही इज रनिंग अ टेम्परेचर, और कब से, पिछले फ्राइडे से, शुक्रवार से। और डॉक्टर्स का ये सस्पिशन है, वो ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि वो डाउन विद है, वो बीमार है। व्हेन यू आर डाउन विद समथिंग, आप किसी बीमारी से बीमार होते हो, तो वो बीमार है टाइफॉइड से। दिमाग में ब्रेक कर लो। ही सब्जेक्ट है, इज रनिंग वर्ब है, टेम्परेचर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और रन अ टेम्परेचर का मतलब है बुखार की अवस्था में होना। सिंस यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और लास्ट फ्राइडे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लास्ट बता रहा है, पिछले को, फ्राइडे एक डे है। एंड कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा डॉक्टर्स,
डॉक्टर्स की वर्ब आएगी सस्पेक्ट, वर्ब नंबर 2। ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये भी प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल सही है। ही इज रनिंग, डॉक्टर सस्पेक्ट, है ना, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। दैट, यहाँ पे एक और कंजंक्शन आ गई। ही सब्जेक्ट है नंबर 3, इज इसकी वर्ब है नंबर 3। डाउन यहाँ पे एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज डाउन मतलब वो बीमार है। व्हेन यू आर डाउन यू आर इल। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टाइफॉइड। ब्रेक करने में आ गया। अब मुझे बताओ, क्या सिंस नाम की प्रेपोजिशन या फॉर नाम की प्रेपोजिशन प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस के साथ आ सकती है क्या? सिंस और फॉर बताते हैं कौन सा काम कब से हो रहा है। भाई मैं पिछले 5 दिनों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या पिछले 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, या पिछली 1 जनवरी से रोज़ जो है कुछ भी कर रहा हूँ यार, रोज़ एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं। तो जब भी सिंस या फॉर कोई बात करते हैं तो वो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। और जब टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो वो अभी रन नहीं कर रहा टेम्परेचर, वो फ्राइडे से कर रहा है, तो वो पास्ट में भी कर रहा था, थर्सडे को भी कर रहा था, वेंसडे को भी कर रहा था, सिंस लास्ट फ्राइडे कर रहा है ना, तो कई दिनों से वो करता आ रहा है। तो इस केस में कंटिन्यूस टेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं करेगा। आपको यहाँ पे लगाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पीपीसी। ही हैज़ बिन रनिंग। समझ गए ना? इज रनिंग बताता है इस मोमेंट पे कर रहा है, लेकिन सिंस फ्राइडे से कर रहा है ना, लास्ट फ्राइडे से, तो इस मोमेंट पे नहीं कर रहा भाई, पहले भी कर रहा था। जब पहले भी कर रहा हो और इस मोमेंट पे भी कोई काम हो रहा हो, उसको इज एम-आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ना बता करके अब हैज हैव प्लस में बिन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताते हैं। तो हैज बिन रनिंग आंसर होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है। और किस चीज़ का आ गया? कि आप डिसाइड करें, आप सोचें। और किस बारे में? ऑन लगा के बता रहा है, अपने नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। जो भी अगला एक्शन आप लेने वाले हो, जो भी तरीका होगा, कोर्स होगा उस एक्शन को लेने का। कोर्स ऑफ एक्शन समझ गए ना? जो भी हरकत जिस भी तरीके से करते हो वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो आपके अगले कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में आप डिसाइड करें। देखो जी, सेंटेंस को करेंगे ब्रेक। इट सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 तो वर्ब नंबर 1। टाइम हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन है। इट और टाइम दोनों को मिला रही है ये वाली वर्ब, लिंक वर्ब है। इट इज़ टाइम एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर किया जाता है। और ये सीख चुके हैं आप बेसिक्स में, और बेसिक्स में नहीं भी आया हो तो भी एडिटोरियल्स में बहुत बार करवाता हूँ। क्लास में भी तो रहते हो आप, रेगुलर है ना। इट इज़ टाइम के बाद में पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जिसका सीधा सा मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रिगर होती है। और इसके बाद में दैट रखा होता है, जिसको आप ओमिट भी कर सकते हो। इट इज़ टाइम या इट इज़ टाइम दैट, एक ही बात है। दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट नंबर 2 मिलता है, और ये रखी हुई इसकी वर्ब नंबर 2। ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। ऑन प्रेपोजिशन, कोर्स इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, एक्शन इसका ऑब्जेक्ट, योर और नेक्स्ट दोनों एडजेक्टिव्स है। तो ये आपको यहीं पे डिसाइड कर लेना है। इट इज़ टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रिगर करवानी है दैट वाली कंजंक्शन के बाद आने वाले क्लोज में। तो सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ना, यू, इसकी वर्ब नंबर 2 होगी डिसाइडेड, है ना। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड सेकंड कंडीशनल में भी लगाया जाता है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पंछी हूँ तो मैं उड़ जाऊँ, है ना। यहाँ भी वही ऐसा है, वक्त आ गया है, इट इज़ टाइम, कि आप अपने अगले एक्शन के बारे में सोचें, डिसाइड करें आप क्या करने वाले हैं। यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा हूँ बेसिक्स में हो चुके हैं, इनके साफ साफ नोट्स बनाओ, हर 2 महीने से रिवाइज करो, फिर ये वर्ड्स देखते ही ट्रिगर हो जाएंगे आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट्स को फटाफट आप रिवाइज कर लेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, पढ़ लो आराम से, मीनिंग निकाल लो, फिर ब्रेक करना है। No sooner had President George Selman come into, and the respectable portion of the community began to feel alarmed at the methods practiced by him. कह रहा है अभी ऐसा हुआ ही नहीं था। No sooner, hardly, barely, scarcely एक ही तरह के वर्ड्स है। No sooner का मतलब है अभी हुआ ही नहीं था ये काम। और कौन सा? कि जो प्रेसिडेंट जॉर्ज सैलमन थे ना, वो कम इनटू हुए ही नहीं थे, अभी आए नहीं थे। आने का मतलब है प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट बन जाना, कार्यभार को संभालना। जब प्रेसिडेंट आ गए हैं तो मतलब प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे बैठ गए हैं। तो अभी तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे ही नहीं थे। हुआ क्या कि जो रिस्पेक्टेबल पोर्शन था, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा था। रिस्पेक्टेबल मतलब इतना बड़ा था जो सिग्निफिकेंट हो, रिस्पेक्टेबल हो, जिसको आप नज़रअंदाज ना कर सके। पोर्शन का मतलब है हिस्सा। तो एक बड़ा हिस्सा जो था कम्युनिटी का, समाज का, उसने शुरू कर दिया बिगिन, कि फील करे, वो महसूस करे इस चीज़ के ऊपर अलार्म्ड, इस चीज़ के ऊपर चिंतित। और किस चीज़ के ऊपर भाई? ऐड लगा के बता रहा है, उन तरीकों पे जो प्रैक्टिस किए जाते थे, जो
फॉलो किए जाते थे, जिनका आचरण में लाए जाते थे इस आदमी के द्वारा बाय हिम। तो अभी वो प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे कि समाज के कई लोग जो हैं, कई बड़ा हिस्सा जो है लोगों का, वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हो गया कि किस तरीके से ये बंदा काम करेगा, जो काम ये करता है उससे वो चिंतित होने लगे। ब्रेक कर लो। नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है, ऑलरेडी आपको बता दिया है, सेंटेंस में इन्वर्जन करवाती है, तो इन्वर्जन यहाँ पे हो चुका है। नेगेटिव एडवर्ब बताया ना आपको, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर। देखो नो सूनर भी नेगेटिव एडवर्ब है। तो ये जब जैसे ही नो सूनर सेंटेंस की शुरू में आया, नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरू में आया, तो सेंटेंस में हो जाएगा इन्वर्जन। सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट ये, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और मेन वर्ब है कम इनटू। देख रहे हो, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये नेगेटिव एडवर्ब वाला तो क्वेश्चन यहाँ पे बनाया नहीं इसने, उसका इन्वर्जन तो इसने ऑलरेडी करके दिया है। आगे बढ़ो। एंड कंजंक्शन है, रिस्पेक्टेबल पोर्शन इस कंजंक्शन के बाद बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है कम्युनिटी। बिगेन इस कम्युनिटी का, इस पोर्शन नाम के सब्जेक्ट नंबर 2 का ऑब्जेक्ट है। पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी बिगेन, है ना, इसकी वर्ब हो गई। बिगेन क्या किया, बिगिन किया, फील करना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फील करना। यहाँ पे टू फील एक इन्फिनेटिव है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। और फील एक ऐसी लिंकिंग वर्ब है जो अपने बाद में एडजेक्टिव ले सकती है, अलार्म्ड। आई फील गुड, यू फील एंशियस, दे फील हैप्पी, पीपल फेल्ट अलार्म्ड, है ना। फील, सेंस, सी, स्मेल, हियर, टच, टेस्ट, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स है जो अपने बाद में एडजेक्टिव लेती हैं। तो अलार्म्ड नाम का एडजेक्टिव लिया इन लोगों ने फील के बाद में। एट प्रेपोजिशन है, अलार्म जो है गुड, हैप्पी एट समथिंग, अलार्म एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग, एंशियस एट समथिंग। जिस भी चीज़ पे आप खुश या दुखी होते हो या चिंतित होते हो, ऐड लगा के आप उसको बताते हो। ये प्रेपोजिशन भी बिल्कुल ठीक है। ऐड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मेथड्स, प्रैक्टिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, मेथड्स के बारे में बताता है जिसको प्रैक्टिस किया जाता था। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम। ये सब कुछ पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडिकेटिव है, मैं अपने दिमाग में कर लेता हूँ, ये आपको भी करना सीखना है। गाड़ी पहले जब चलाना सीखते हो तो शुरू में दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं, बाद में सब चीज़ें आपको दिमाग में अपने आप करने लगते हो आप दिमाग में, है ना। आपको गियर बदलते टाइम दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ब्रेक लगाते हुए दिमाग नहीं लगाना। वैसे ही ये सेंटेंस ब्रेकिंग भी जब एक बार सीख जाओगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपका दिमाग करेगा आपके लिए। सीख लो इसको। चलो अब गलती कहाँ है जी, यहाँ ये नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही कर रखा है इसने भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेसिडेंट ये है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, मेन वर्ब बाद में है। दिक्कत ये है कि नो सूनर अपने साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजंक्शन लेती है, और वो कौन सा है जी, वो है देन। और देन कौन सा है, THAN वाला देन, ठीक है, THEN वाला देन नहीं। हार्डली के साथ कौन सा लगा हुआ था, हार्डली के साथ लगा हुआ था व्हेन या बिफोर, याद है ना। लेकिन नो सूनर के साथ में लगता है देन नाम का कंजंक्शन, ना कि THEN वाला कंजंक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये जो देन लगा है ना उसको चेक कर लो, अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो वही आपका एरर बन जाएगी। यहाँ पे लिख दिया एंड, जो कि गलत है, यूज़ करें no sooner had the president come into then the respectable portion of community began to feel alarmed at the methods practiced by him। ठीक है, निकल गया एरर सेकंड पार्ट में। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा एज ए क्विज। ये क्लास अपने SSC बैंकिंग के पेड कॉम्बो कोर्स का पार्ट है जो कि ऐप पे अवेलेबल है, जहाँ पे इसी मेथड से लॉजिक के साथ मैं आपको तैयारी करवाता हूँ हर क्वेश्चन की, है ना। तो बाकी के क्वेश्चन ऐप के ऊपर आज अपलोड हो जाएंगे नाइट में पूरे डिटेल के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन आपको क्विज में दिए जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। कह रहे व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। कह रहे जब मीटिंग ओवर हो गई, मीटिंग ख़त्म हो गई, तो वो बड़ा थका हुआ था, ही वॉज वेरी टायर्ड। कह रहे इसलिए सो दैट वो घर चला गया, वेंट होम कर गया इमीडिएटली यानी जल्दी से। ब्रेक कर लो इसको। मीटिंग सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ओवर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, व्हेन कंजंक्शन है। कंजंक्शन आई है तो मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 भी आएगा, और सब्जेक्ट नंबर 2 भी रखा हुआ है ही इस कॉमा के बाद में। वर्ब है वॉज, वर्ब नंबर 2। वेरी टायर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वेरी एडवर्ब है, टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब देखो सो दैट नाम की दूसरी कंजंक्शन आ गई, और इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया ही। कंजंक्शन आएगी नया सब्जेक्ट आएगा, यहाँ कंजंक्शन आई थी तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, अब यहाँ कंजंक्शन आई है तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब है वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक्चुअल में, और होम यहाँ पे एक एडवर्ब है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो टू लगा के बताते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, लेकिन होम की जगह टू नहीं लगता। जब आप अपने घर जा रहे हो तो वेंट के बाद में टू को या गो के बाद में टू को ओमिट कर सकते हैं। होम एक जगह ना बन के एक एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट अप, ही वेंट डाउन, ही वेंट होम, याद है ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टू को यहाँ पे इसने ओमिट किया हुआ, इमीडिएटली एक एडवर्ब है, इस होम के बारे में बता रही है, इस घर के वेंट के बारे में बता रही है, वो घर कैसे गया।
एक तो यहाँ पे एरर रह सकती थी अगर यहाँ पे होम के बाद में पहले टू लगा होता, ये एरर बन जाती, पर वो नहीं बनाई है इसने। एक्चुअल में इसने एरर बनाई है सो दैट नाम की कंजंक्शन पे। इस कंजंक्शन के बाद जो ये सब्जेक्ट आया ना, सब्जेक्ट नंबर 3, इस कंजंक्शन का मतलब ये निकलना चाहिए इसलिए। भाई वो बहुत थका हुआ था इसलिए वो घर चला गया, है ना कि सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। बात समझ रहे हो? आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। मैं मेहनत करता हूँ पढ़ाई में ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। अरे भाई ताकि वाला मीनिंग चाहिए क्या यहाँ पे? सेंटेंस को ब्रेक कर लिया आपने, देख लिया सब जगह अपनी जगह रखी हुई है। गलती है इस कंजंक्शन में, यहाँ पे इसलिए की ज़रूरत थी, इसने ताकि वाली ज़रूरत वाला एक कंजंक्शन रख दिया। तो सो दैट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लगाओ, खाली सो लगाओ। सो की जगह हैंस भी आ सकता था, है ना, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, हैंस ही, देयरफॉर ही, हैंस देयरफॉर सो, एक ही बात है। तो सो दैट में से सो दैट को निकाल के सो लिखो। सो दैट का अपना एक खुद का जो है यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है ताकि, है ना। तेज चलो ताकि हम ऑफिस पहुंच सकें टाइम पे। गो फास्ट सो दैट वी कैन रीच ऑफिस इन टाइम। तो वो वाला मीनिंग यहाँ पे नहीं लगाना है। चलिए ये रैपअप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं क्विज के तौर पे दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एरर मिलेगी फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें एरर मिलेगी एडजेक्टिव पार्ट में। ये एक और क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसमें एरर मिलेगी आपको, एडवांस क्वेश्चन है, लिंकिंग वर्ब की, ठीक है। तो देख लो, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ इसी क्लास के नीचे, फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ से आंसर्स को हिंट्स के साथ में डालूंगा, मैच कर लेना, है ना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में डाल सकते हो। ये क्लासेस लॉजिक वाली अपने ऐप के पेड कोर्सेज में अवेलेबल हैं। एसएससी बैंक, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट रखता हूँ मैं, हर बच्चा अफोर्ड कर सके, 400-500 रुपये में पढ़ सके। ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोर्सेज का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। चलिए, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड कोर्सेज, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन